हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं रोशन कुमार आपको हम आज इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम आपके सामने सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी हम ढेर सारा आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, हम ढेर सारा क्वेश्चन बनाए हैं और आप देखिएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। यूरोप में राष्ट्रवाद, हम पिछला क्लास में आपको भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाए थे। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो उससे हम डील करेंगे। और सभी बच्चे को तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। हम किसी रीजन वश थोड़ा एब्सेंट हो गए थे, उसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बहुत दोस्तों का, बहुत स्टूडेंट का कमेंट था और समय के थोड़ा सा पाबंदी होने की वजह से हम हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, आज बने रहिए मेरे साथ, आपको हम यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद, आप जानते हैं यूरोप एक महादेश है और इसमें जिस तरह से एशिया महादेश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, उसी तरह से यूरोप एक महादेश है। जिस तरह से भारत, चीन एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह से यूरोप में आपको इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो देश हैं, तुर्की, पुर्तगाल, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जिस तरह से एशिया है उसी तरह से यूरोप एक महादेश है। और राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति समर्पण की भावना, हम राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन के एनालिसिस की ओर। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इटली तथा जर्मनी वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? अभी हम आपको जस्ट बताएं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो देश हैं से किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। इटली और जर्मनी जो है से यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका जो देश है उत्तरी अमेरिका में आता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा यूरोप महादेश, इटली तथा जर्मनी जो है से यूरोप महादेश के अंतर्गत आएगा। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ? ठीक, तो आप जानते हैं कि फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ था। वहां पर 1789 ईस्वी के पहले राजतंत्र था पूरी दुनिया में, और दुनिया में पहली बार फ्रांस में अपने ही राजा के खिलाफ लोग क्रांति कर दिए। कब कर दिए भाई? 1789 ईस्वी में। उस समय फ्रांस में बुर्बो वंश का
शासन था और इसके अंतर्गत जो लुई 16वां वहां का राजा था। तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो और इसका 1789 ईस्वी में जब पतन हो गया तो 1815 ईस्वी में वीना कांग्रेस हुआ और उसके माध्यम से फिर बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो था, इसका आंसर होगा आपको कार्बोनारी, क्योंकि 1810 ईस्वी में जोसेफ मेजनी जो था से कार्बोनारी नामक संगठन बनाया था, जो यह गुप्त संगठन था। यह जो था से गुप्त संगठन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उस समय इसका विरोध कौन कर रहा था देश? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया था से इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कर रहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया देश जो था से इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कर रहा था। ऑस्ट्रिया उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, चांसलर यानी प्रधानमंत्री मेटरनिक थे। आगे के देखेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यानी विक्टर जो इमैनुअल था उस समय इटली का जो एक शक्तिशाली राज्य था प्रसा, वहां के शासक था। उन्होंने काउंट काउर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो 5 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक, आगे देखिएगा 6 गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्टी पेशे से आप जानते हैं कि गैरीबाल्टी पेशा से एक नाविक था। गैरीबाल्टी पेशा से क्या था भाई? एक नाविक था। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में 3 लोग शामिल थे। एक था मेजनी, जिसमें जोसेफ मेजनी, और दूसरा काउंट काउर, और तीसरा गैरीबाल्टी। गैरीबाल्टी इटली का एकीकरण 3 चरण में हुआ था। पहला चरण में मेजनी, दूसरा चरण काउंट काबूर, और तीसरा चरण गैरीबाल्टी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इटली का तलवार किसे कहते हैं? किसे इटली के तलवार के नाम से जाना जाता है? आंसर आपका होगा गैरीबाल्टी। गैरीबाल्टी को इटली के तलवार यानी कहा जाता था उस समय। ठीक, और मेजनी यानी इटली के एकीकरण में मेजनी जो है बहुत अहम भूमिका निभाया। ठीक, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपको। नाविक था, गैरीबाल्टी क्या था भाई? एक नाविक था। ठीक, आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन देखिएगा।
जर्मन राइन राज्य, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो ध्यान दीजिएगा, जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था भाई? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ठीक, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे देखिएगा, 8 जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जो जालवेरिन है एक व्यापारी संस्था थी, ठीक ना। जालवेरिन एक व्यापारी संस्था थी। आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, रक्त और लौह की नीति किसने लाया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह लाया था बिस्मार्क। चार्ल्स बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाया था, और जो रक्त एवं लौह का नीति है चार्ल्स बिस्मार्क लाया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दुनिया का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया का लौह पुरुष चार्ल्स बिस्मार्क को कहा जाता है, और अगर भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाए तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया के आयरन मैन यानी भारत के आयरन मैन के नाम से, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा आप, रक्त और लौह का नीति किसने लाया था भाई? बिस्मार्क, चार्ल्स बिस्मार्क, यानी नामा का सी हो जाएगा। ठीक, आगे के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 1870 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1870 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि बिहार बोर्ड में कितना बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक ना, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप अगर एग्जाम देने जाएं तो एक बार इसे जरूर देखें। देखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक, नेपल्स की क्रांति अगर पूछे तो यह जो हुआ था से 1821 ईस्वी में हुआ था नेपल्स की क्रांति। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा आंसर। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन था यह इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। ठीक, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन मजदूरों के द्वारा किया गया था। ठीक ना, यह कहाँ किया गया था भाई? इंग्लैंड में किया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, यूनान जो देश है इसे 1832 ईस्वी में स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा आप, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र को घोषित किया गया भाई 1832 ईस्वी में, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, जो इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे मेजनी थे, इन्होंने 1831 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन, कार्बोनरी जो थे
कार्बोनारी संगठन यह 1810 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कार्बोनारी संगठन 1810 ईस्वी में कार्बोनारी संगठन किसके द्वारा लाया गया था। क्या हो गया भाई, बहुत थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक ना। तो ध्यान दिए, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था, 1810 ईस्वी में, जो जोसेफ मेजनी लाया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दीजिएगा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुआ था, ठीक ना। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था भाई, 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। तो एड्रियानोपुल की जो संधि था से तुर्की और रूस के बीच हुआ था। कभी कभी तुर्की और यूनान भी देता है ऑप्शन, तो यूनान अगर दे ऑप्शन तो आप उस तरह से उसको क्लिक कीजिएगा। लेकिन अगर रूस दे, रूस और तुर्की, तो सबसे पहले आप रूस और तुर्की करिएगा। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन ए होगा आपका 16 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ। सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। कब हुआ था भाई, यह 1870 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा संधि हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। पोलैंड के विद्रोह को किसके द्वारा कुचल दिया गया था। तो पोलैंड में जब विद्रोह हुआ था तो यह रूस के द्वारा कुचल दिया गया था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा आपका, रूस। रूस के द्वारा कुचल दिया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ। तो 1870 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था यह सेडोन में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहां हुआ था, सेडोन में हुआ था। या कभी कभी क्वेश्चन देता है सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1870। हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सब महत्वपूर्ण है। आप देखिए, हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी चैप्टर को हम उस यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसमें हम जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को हम इसमें आपको करवा रहे हैं। तो एग्जाम आप अगर देने जाते हैं बिहार बोर्ड का तो आप इसे एक बार जरूर देखें, ठीक। तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था भाई, 1870 में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपका आंसर होना चाहिए यूनान। जो यूनान है यहाँ की जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हैं यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। और ऐसे भी कहा जाता है
यूनान को यूरोपीय देशों के पालना, और क्वेश्चन है यूरोपीय देशों को पालना किसे कहा जाता है भाई? यूनान को। क्योंकि यहाँ के जो ज्ञान विज्ञान के पुस्तकें हैं काफी समझिए कि यूरोप वासियों के लिए एक समझिए कि प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। युवा इटली संस्था, युवा इटली संस्था का विकास किया, यानी युवा इटली जो संस्था है भाई, इसका विकास कौन किया? तो कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी युवा इटली या यंग इटली भी आता है, कभी कभी यंग इटली भी, कभी कभी यंग इटली भी आता है। ठीक, तो युवा इटली या यंग इटली आए तो आपका आंसर होगा मेजिनी, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ये होगा। ठीक, यंग इटली या युवा इटली 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको ये होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? जो बिस्मार्क था, यानी वह कवि था कि नाटककार था कि संगीतज्ञ था कि कूटनीति था? तो ध्यान दीजिएगा, बिस्मार्क जो था से एक कूटनीति था। ठीक है, 22 का आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 23, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? तो इटली के सबसे शक्तिशाली राज सार्डिनिया पीडमाउंट था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए है नेपोलियन तृतीय काउंट काबू, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक आपको विक्टर इमैनुअल, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, जो विक्टर इमैनुअल था इटली के सबसे शक्तिशाली राज था। कौन? इटली के सबसे शक्तिशाली राज था सार्डिनिया पीडमाउंट। तो आपका 23 के सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड वायरन, ऑप्शन बी है कौसुत, ऑप्शन सी फ्रांसिस डिक, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लॉर्ड वायरन हो जाएगा। ये जो कवि थे ना भाई, से यूनानी स्वतंत्रता के दौरान शहीद हो गए थे, लॉर्ड वायरन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया? जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया? तो ध्यान दीजिएगा, जालवेरिन जो था सिर्फ व्यापारी संस्था था। क्या था भाई? एक व्यापारी संस्था था, व्यापारियों का संस्था था। ठीक ना, जालवेरिन की स्थापना आपको ऑप्शन ए प्रसा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी सार्डिनिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जो प्रसा है वह जालवेरिन नामक एक व्यापारी संस्था का स्थापना किया था। ठीक, प्रसा क्या था भाई? यह जो है जर्मनी के एक शक्तिशाली राज्य है। जर्मनी के क्या है? एक शक्तिशाली राज्य है प्रसा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा,
हंगरी की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, हंगरी की भाषा क्या है? ऑप्शन ए है इटालियन, या तो इटली का भाषा है भाई, मैग्यार। हाँ, मैग्यार जो है ये तो फ्रांस के है, फ्रेंच, और पॉलिश पोलैंड का है। जो मैग्यार है से हंगरी की भाषा है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में आप ध्यान दीजिएगा, जो रूस था वो पराजय हुआ था। ठीक ना? तुर्की, यूनान, फ्रांस, ये सब आपका आंसर जो है से गलत होगा, और ऑप्शन ए जो था सबको सही होगा। ठीक ना? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो रूस है वह पराजय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ये होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28 है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? ऑप्शन ए है आपका फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो मरियान किस देश के राष्ट्रवादी प्रतीक है? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जो फ्रांस है, फ्रांस देश के मरियान जो है ना से राष्ट्रवाद के प्रतीक था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? हम पीछे बताए थे आपको कि जो यूनान देश है वह यूरोपीय सभ्यता को पालना कहा जाता है यूनान को। इसमें यूनान कहाँ है? इटली नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं होगा, हंगरी भी नहीं होगा, यूनान। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी होगा आपको, यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है भाई? यूनान को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1688, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन बी 1788, ऑप्शन बी 1807। तो आपका आंसर होगा बी, जो 1707 है। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, 1707 क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? आपको हम पहले बार ही बताएं कि फ्रांस में जिस समय 1789 ईस्वी में क्रांति आया था उस समय बुर्बो वंश का शासन था, और लुई 16वां इस समय शासन कर रहा था। कहा भाई? फ्रांस में। और फ्रांस में राजा को क्या बोला जाता है? लुई। और एक है रूस में, रूस में राजा क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। एक वर्ड है आपका पोप। तो ईसाई धर्म में राजा को क्या बोला जाता है? पोप बोला जाता है। ठीक, तो इतना बात क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो जो नेपोलियन संहिता था यह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। ठीक ना? और ऑप्शन डी जो है से सही है। 1804 ईस्वी में इस तरह के नेपोलियन संहिता लागू किया गया था, और 1804 ईस्वी में ही नेपोलियन बोनापार्ट जो थे से फ्रांस के राजा बने थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है नेपोलियन युग कब से कब तक चला? ठीक, तो नेपोलियन युग आए तो 1814 से 1800
1815 तक चला था। 1804 से 1815, 1804 से 15 नहीं, 14, ठीक ना, 15 में वियना सम्मेलन हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेटरनिक युग, तो ध्यान दीजिएगा, मेटरनिक युग कहे तो 1815 से 1848 ईस्वी तक। अगर नेपोलियन युग कहता है तो 1804 से 1814 ईस्वी तक। और मेटरनिक युग कब से कब तक चला था भाई? 1815 से 1848 ईस्वी तक। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क है अहम भूमिका निभाया, ठीक ना। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो है अहम भूमिका निभाया, ठीक ना। बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन ए 1 नहीं भाई, 2 नहीं भाई, 3, 4 नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 का सी होगा। एक डेनमार्क से किया था, एक ऑस्ट्रिया से किया था, और एक फ्रांस से किया। ठीक, जर्मनी के एकीकरण के लिए चार्ल्स बिस्मार्क 3 युद्ध किए थे, एक डेनमार्क के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ध्यान दीजिएगा, जो वियना सम्मेलन हुआ था यह 1815 ईस्वी में हुआ था। कौन करवाया था भाई? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने करवाया था, जिसमें 3 देश शामिल थे, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। जो जर्मनी था शामिल नहीं था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी जो था शामिल नहीं था। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना, ऑप्शन ए है रूस, नहीं, ऑप्शन बी ब्रिटेन, नहीं, ऑप्शन सी फ्रांस, नहीं, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था भाई से पवित्र संघ की स्थापना किया था, योजना किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक, कौन? ऑस्ट्रिया। उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक। ठीक, उन्होंने 1815 में वियना कांग्रेस किए थे। तो उस समय पवित्र योजना था जो ऑस्ट्रिया ने प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यंग इटली के संस्थापक। तो यंग इटली, हम एक क्वेश्चन मिलाकर 2-3 बार बोल दिए आपको। यंग इटली का संस्थापक कौन था भाई? मेजनी था। 1831 ईस्वी में क्या चीज? यंग इटली। और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संगठन स्थापना किया था। कौन? मेजनी। मेजनी के द्वारा 1831 ईस्वी में यंग इटली, और मेजनी के द्वारा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया गया था। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने के आदेश अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यानी फ्रांस के कौन ऐसा राजा था जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो जो है से ऑप्शन ए है लुई 16वां, नहीं,
नेपोलियन बोनापार्ट होगा, मिस्टेक किया है ये लिखने, और लुई नेपोलियन नहीं, चार्ल्स दसम। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स दसम। ये जो फ्रांस के शासक बना, तो इन्होंने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ठीक, और एक और क्वेश्चन है, जब बेना सम्मेलन के माध्यम से मेटरनिक शासन करता है, तो उन्होंने बोला था कि जब फ्रांस में क्रांति होती है तो पूरे यूरोप भर में क्रांति छा जाता है। यानी कहने का मतलब कि वह बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह भी एक क्वेश्चन है, कितना बार बोर्ड मॉडल में पूछ चुका है क्वेश्चन कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका वक्तव्य है? तो आंसर आएगा आपका मेटरनिक। मेटरनिक बोला था इस तरह से कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कहने का मतलब जब फ्रांस में क्रांति होता है भाई, तो इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड सब हर जगह क्रांति छिड़ जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स दसम। ठीक ना, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। और फिर देखिएगा प्रसा का शासक कौन था? जो प्रसा था से जर्मनी का शक्तिशाली राज्य था प्रसा। तो जो प्रसा था उस समय प्रसा का शासक था, ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल। ये सब गलत होगा, आपका ऑप्शन डी सही। विलियम प्रथम जो था से प्रसा का शासक था, यानी जर्मनी के शक्तिशाली देश था प्रसा, उसका शासक कौन था भाई? विलियम प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, यूरोप का मरीज कसे किससे कहा जाता है? ठीक, तो जो तुर्की है बहुत क्वेश्चन इजी है और बहुत विख्यात और फेमस भी है, ये हर कोई जानता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है भाई? तुर्की को कहा जाता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा कभी कभी क्वेश्चन आता है एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो जो चीन है इसे क्या कहते हैं? एशिया का मरीज कहते हैं। ठीक, तो एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को, और यूरोप का मरीज तुर्की को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस तरह के संगठन या संघ की स्थापना किया था? तो जो नेपोलियन था तो जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। ठीक, लेकिन ऑप्शन में जर्मन नहीं लिखा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, राइन संघ का स्थापना किया था। कौन किया था भाई? नेपोलियन ने। कहा किया था? जर्मनी में। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा 41। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? यानी कौन सा ऐसा संधि हुआ था जिसमें, यानी संधि कहने का मतलब सम्मेलन, कौन सा ऐसा सम्मेलन हुआ था जिसमें यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा आप, ठीक ना, जो एड्रियानोपुल की संधि हुआ था उसमें यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुआ था, ठीक ना, और उसी में जो यूनान है उसे क्या कर दिया था भाई? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप और यंग इटली, आपको हम बताए थे कि यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था मेजनी, जोसेफ मेजनी जो है यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था।
यह 1834 ईस्वी में किया था, यंग इटली 1831 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो नौ गुएल्फ आंदोलन है, ठीक ना, ये जो था ये इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? इटली में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, इटली में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा 44, मेटरनिख कौन था? आपका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो ध्यान दीजिएगा, मेटरनिख जो था से ऑस्ट्रिया का क्या था भाई? चांसलर था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यानी क्वेश्चन नंबर 44 क्या ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन नारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम आपको बताए थे, जो कार्बन नारी गुप्त संगठन था, ठीक ना, यह जो है 1810 ईस्वी में जोसेफ मेटनी के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा 1810। नेक्स्ट देखिएगा 45 46, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 ईस्वी में आप जानते हैं कि फ्रांस में तीन तरह की क्रांति हुआ था। एक बार 1789 पहली बार, फिर 1830 और फिर 1848। पहली बार हुआ था, इसमें दूसरी बार हुआ था या तीसरी बार हुआ था, ठीक। लुई सोलहवां के शासनकाल में, फिर मेटरनिख आया था, फिर लुई फिलिप आया था, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा 1830 पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1830 का आंसर हो जाएगा यहाँ संवैधानिक राजतंत्र। यानी 1830 ईस्वी जब दूसरी बार फ्रांस में क्रांति हुआ, तो फिर इसे यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया, ठीक। यानी 49 क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 47, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? तो कभी कभी लाल कुर्ती या रेड शर्ट देता है, ठीक, रेड शर्ट देता है। इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। लाल कुर्ती जो था, गैरी बाल्टी को जो व्यक्ति था, जो इटली के एकीकरण के तीन चरण में इटली का एकीकरण हुआ था, उस समय गैरी बाल्टी जो था से लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर गैरी बाल्टी हो जाएगा। और बोले थे आपको हम, इटली का तलवार किसे कहा जाता है? गैरी बाल्टी को कहा जाता है। ये क्या था भाई? एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था, ठीक। तो देखिएगा नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ठीक। तो दुनिया में पहली बार आप जानते हैं कि दुनिया में पहली बार फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुआ था कब भाई? 1789 ईस्वी में। और इसी घटना के बाद समझिए कि पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है, ठीक। तो फ्रांस की राज क्रांति, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 49, रक्त और लहू की नीति किसने अपनाई? तो जो जर्मनी के शासक था चार्ल्स बिस्मार्क, उन्होंने एक नीति लाया था जिसे हम रक्त और लौह की नीति कहते हैं, ठीक ना। ये कौन था? ऑप्शन ए इनका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बिस्मार्क। चार्ल्स बिस्मार्क जो था से रक्त और लौह की नीति लाया था, और दुनिया का लौह पुरुष बिस्मार्क को कहा जाता है, और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का, भारत का लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? दो सेडोन का युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1870 ईस्वी में
सेडन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। उसी दिन से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक ना। और इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। और सेडन का युद्ध कब हुआ था भाई? 1870 में। और इसी दिन से जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक। देखिएगा नेक्स्ट 51, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्ट्री की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा। आपका आंसर डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, उसी के दौरान जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑस्ट्रिया फ्रांस के बीच हुआ था यह संधि, ठीक ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यानी जिस समय जर्मनी और इटली में एकीकरण चल रहा था उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो उस समय लुई नेपोलियन बोनापार्ट था। लुई नेपोलियन बोनापार्ट था। इसे हम नेपोलियन तृतीय के रूप में भी जानते हैं, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन तृतीय, या कहीं कहीं लुई नेपोलियन बोनापार्ट देता है, ठीक। तो अगर दे तो लुई लगा दे तो लुई नेपोलियन बोनापार्ट, नहीं तो आप नेपोलियन तृतीय आप मार सकते हैं आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 52 का बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी यह जो हुआ था 1820, 1821, 22, 23। आपका क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी, 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुआ था, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा 1821। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए अब खत्म है, ठीक ना। तो आपको हम आज यूरोप में राष्ट्रवाद यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एनालिसिस करवाएं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।